व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये होगी हमारी आज की लास्ट वीडियो और इसके अंदर हम लोग एनालिसिस के शुरू के 4 चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन लेंगे, जिसके अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप एज पर शेड्यूल मेहनत कर रहे हो। मैंने अभी रेशियोज वाली वीडियो में भी बोला था कि अगर आपका शेड्यूल थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ है तो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, और आज का काम आज करके ही सोना बेटा जी। एफर्ट लगाओ, आने वाले दिनों में 3 दिन में काफ़ी इजी रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे एंड अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, पेपर से पहले वाले दिन रात रात जागने से बच जाओगे। अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, अपने माइंड के बारे में सोचो। रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं ले पाया, कल मैं पूरी रात नहीं सो पाया, वीडियोस कर रहा था, तो आज मेरा दिन सुबह से ही बहुत लॉस ऑफ एनर्जी हूँ मैं। तो फिर समझो इस चीज को कि आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तो बैलेंस बना के चलो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आज रिवीजन करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी शुरू के 4 चैप्टर्स। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले चैप्टर के साथ, जिसके अंदर आता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिटन रिकॉर्ड्स हैं जो कि कन्वे करेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज को और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें किसके पढ़ने हैं इस चैप्टर में बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के पढ़ते हैं हम। अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सारी चीजें हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाती हैं। ठीक है, नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के हिसाब से बने होते हैं और कई बार पर्सनल जजमेंट्स भी इसके अंदर होती हैं। जैसे आपको कौन सा मेथड यूज करना है डेप्रिसिएशन का, तो पर्सनल जजमेंट्स वगैरह भी इंक्लूडेड रहती हैं। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या यूजेस हैं ये आपसे पूछ सकता है। आप फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हो इससे। सर फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है, प्रॉफिट्स कौन दिखाता है? तो देखो, फाइनेंशियल पोजीशन हमें हमारी बैलेंस शीट दिखाएगी, हमें लोन लेने में इजी रहेगा, अगर क्रेडिट लेना है तो आपको इजी रहेगा। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके डिसीजंस बना सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो। और जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में सेल परचेज करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? बैलेंस शीट किस लिए इंपॉर्टेंट होती है बताओ? ताकि आप अपनी वेल्थ देख पाओ, है ना, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख पाओ। इनकम स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देख पाओ कि प्रॉफिट क्या क्या है ना। तो देखो, बैलेंस शीट हमारे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्रेडिटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? कैश फ्लो स्टेटमेंट सर हम लोग इससे कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज देख पाते हैं, कैश का हिसाब किताब देख पाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी हमें ये दिखाती है कि इक्विटी में, हमारे शेयर कैपिटल में क्या क्या चेंजेस कब कब कैसे कैसे हुए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए भी, शेयर होल्डर्स के लिए भी, क्रेडिटर्स के लिए भी, एम्प्लॉइज के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी और कंपनी के खुद के लिए भी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, अपनी खुद की एक प्रेजेंस है, एक इंपॉर्टेंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है बेटा? मैंने आपको बता दिया, बैलेंस शीट आ जाती है। याद रखना है बैलेंस शीट किसके अंदर है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। स्टेटमेंट ऑफ P&L कहाँ पे है? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाना सीख ही लिया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज कर लो। 3 नंबर का बोनस क्वेश्चन आना ही आना है, जिसके अंदर आपको बस हेडिंग और सब हेडिंग पहचानना होगा कि कौन सी चीज कहां पे आती है। लेट्स सपोज उसने आपको दे दिया शेयर कैपिटल, बताओ कहां पे आता है। तो शेयर कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल इस बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर्स फंड्स में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर उसने पूछ लिया कि बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता है, तो आप बताओगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर होल्डर्स फंड्स में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। मतलब आपको हेडिंग और सब हेडिंग दोनों ही उसकी बतानी है। ठीक है, चलो एक बार कंपनी का बैलेंस शीट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। देखो इस साइड ये कौन सी साइड होती है? ये हमारे पास होती है लायबिलिटी वाली साइड। लायबिलिटी वाली साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसके अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स का पैसा आता है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे के सारे रिजर्व्स और उसके साथ साथ P&L का बैलेंस। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बस आपको नाम पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा। ओके,
शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इससे रिलेटेड भी कुछ नहीं पूछेगा। नॉन करंट लाइबिलिटी में बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर, ये सारी चीजें आती हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपसे नहीं पूछेगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपकी जैसे कोई बिल पेबल्स वगैरह 12 महीने से ज्यादा वाले हो गए, क्रेडिटर्स कोई 12 महीने से ज्यादा वाले हो गए, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन से होते हैं? जितने भी आपने प्रोविजन 1 साल से ज्यादा के लिए बनाए हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर गारंटी, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में चले आते हैं। फिर आपकी करंट लाइबिलिटीज, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, राइट, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। अदर करंट लाइबिलिटीज में आपके शॉर्ट टर्म कोई इस तरीके की लाइबिलिटीज है वो आ जाएंगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो सारे, इनके अभी मैं आपको डिटेल आइटम्स भी रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ये तो एक क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, आपको याद आ जाए कौन सी चीज कहाँ पे थी। एसेट्स में बात करें बच्चों तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली हमारे फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, ये हमारे फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो जितनी भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो सारी यहाँ आएगी। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, किसी का कोई हेडिंग है, वो सब यहीं आ जाता है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई फिक्स एसेट्स डेवलप हो रहा है उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। इसी तरीके से कोई इंटेंजिबल एसेट डेवलप हो रहा है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बच्चों, जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आ जाती हैं। इसके अंदर आती हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करी गई है तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली करी गई है तो अदर इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपसे नहीं पूछेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लोन्स और एडवांसेस दे रखे हैं लोगों को। अदर नॉन करंट एसेट्स में बचे हुए जितने भी एसेट्स हैं सब यहाँ आ जाएंगे। करंट एसेट्स में बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गया, यानी 1 साल से कम वाली इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्री आ गया, इन्वेंट्री में सारी चीजें आ जाएंगी बच्चों, ध्यान रखना। सर इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री में बच्चों रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो 6 चीजें हैं जो हमारे पास इन्वेंट्री में आ जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर और बीआर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपके सारे कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोन्स आपने शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं, और बचे हुए सारे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के हैं वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। सर एक बार फटाफट से इनके बारे में बता दो, कंपनी की बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है? तो देखो बच्चों, कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। फर्म की बैलेंस शीट का कहीं पे कोई फॉर्मेट एग्जैक्टली गिवन नहीं है। जब हम कंपनीज की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर दोनों के फिगर्स दिए होते हैं। फर्म की बैलेंस शीट में सिर्फ करंट ईयर का फिगर होता है। उसके बाद जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनेगी। फर्म की बैलेंस शीट परमानेंस में भी बन सकती है, लिक्विडिटी में भी बन सकती है। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट बच्चों वर्टिकल होती है, फर्म की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 1 नंबर का सवाल बनता है, ठीक है। अब देखो डिटेल में एक बार पढ़ लो फटाफट से, नोट्स आपके बहुत काम आएंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ जाता है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो जितने भी लंबे समय के लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे के सारे बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सावधान इंडिया, इसको प्लीज अच्छे तरीके से याद करना, यहां से एग्जाम में जरूर पूछ सकता है आपसे। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा प्लीज इसको याद करना, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 12 महीने से ज्यादा वाले, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में है। स्क्रीनशॉट ले लिया? आओ सर, करंट लाइबिलिटीज में चेक करो बच्चों फटाफट से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, कैश क्रेडिट आ गया, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जब अपने लास्ट ईयर में होती है, ठीक है, जैसे 10 साल का लोन लिया तो शुरू के 9 साल तक तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी में ही चलेगा, लेकिन जब लास्ट ईयर में आ जाएगा तो 1 साल से कम समय रह गया उसको पेमेंट करने में, फिर वो करंट में रिफ्लेक्ट करता है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बीपी। अदर करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसमें आ जाएगा। कोई अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड है, सावधान इंडिया बच्चों, याद करना इसको प्लीज, ये भी सावधान इंडिया सवाल है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। कॉल्स इन एडवांस, सावधान इंडिया सवाल। कॉल्स इन एरियर्स अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे कि शेयर कैपिटल में से माइनस होता है वो। कॉल्स इन एडवांस कहां पे शो होता है? आपकी करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा? देखो, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, लाइफ स्टॉक, कंप्यूटर, व्हीकल, सब इसमें आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास इस तरीके की सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कैपिटल एडवांसेस आ सकता है, याद रखना, कैपिटल एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉइज। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गई, इस तरीके की चीजें। करंट एसेट्स में बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो गई। इन्वेंट्री में मैंने आपको बता दिया था, सारी चीजें आ जाती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर बीआर आ जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप जानते हो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए सावधान इंडिया मार्क करना, डिविडेंड रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज और कमिटमेंट्स। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जो लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी वो किसी ना किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, जब वो कोर्ट में कंपनी हारेगी तो ही कंपनी की लाइबिलिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बिल डिस्काउंट कराया है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। कोई गारंटी दी है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। कमिटमेंट होता है बच्चों वादे, कि जो आपका डीलिंग हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कमिटमेंट है आपका, है ना। तो इस तरीके की चीजें सारी कमिटमेंट्स में आ जाती हैं। चलो अब पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, एक बार P&L का फॉर्मेट देख लें। तो P&L के फॉर्मेट में क्या क्या आ जाता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या क्या आ जाता है? थोड़ा ब्राइट हो रहा होगा आई गेस, बट मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। P&L के फॉर्मेट में बाबू सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप को खास तौर पे ध्यान रखना, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट होता है। फिर हम इसमें अदर इनकम जोड़ देते हैं। सर अदर इनकम में क्या आएगा? सेल के अलावा कोई भी इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कुछ भी, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई भी इनकम है सेल के अलावा, सब अदर इनकम में आ जाएगा। इसको जोड़ दो तो टोटल इनकम बनता है बच्चों। फिर आपके सारे खर्चों की लिस्ट है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का लेना है इसके अंदर। तो सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देन वी हैव परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो बना बनाया सामान बाहर से खरीदा है वो ले लिया। फिर चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसके अंदर क्या क्या चीजें लेनी है आपको? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, देखो इन्वेंट्री में हमारे पास मेनली 4 चीजें थी, 6 चीजें, लेकिन मेनली 4 थी। रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। फिर लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स थे, लेकिन उसमें कुछ खास काम नहीं था। अब यहाँ पे देखो मटेरियल का तो ये आ गया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बाकी का ये आ गया वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सारी वेजेस, सैलरीज, जो भी आप एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो वो यहां आ जाती है। फाइनेंस कॉस्ट में हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में बच्चों इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आती है मेनली। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन आप जानते ही हो। बाकी सारे के सारे खर्चे, कैरेज, फ्रेट, ठीक है, रॉयल्टी, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन तो यहाँ के चलो, एडवर्टीजमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जितने भी खर्चे बचे वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में डाल देना, सब अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल इनकम आ जाता है। फिर उसमें से सारे खर्चे हटाते हैं, सबको जोड़ते हैं, टोटल एक्सपेंस बनता है। अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस हटा दो, इनकम में से एक्सपेंस हटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसको क्या बोलूंगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोल देते हैं इसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे टैक्स लगेगा, उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बच्चों, चलो सर अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या होता है हमारे पास? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल्स ऑफ स्क्रैप। ठीक है, अगर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी कौन है? जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, जिसका शेयर डिवेंचर में डीलिंग रोज का है, उसके लिए इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाते हैं। ठीक है,
अदर इनकम में क्या क्या आता है बच्चों? अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट, सब इसके अंदर आ जाता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, याद आ गया होगा सारा का सारा P&L का फॉर्मेट, पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट्स बच्चों सिर्फ लर्न करना है, अगर तुमने लर्न कर लिया ना तो तुम्हारे 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हैं। हेडिंग सब हेडिंग आना ही है, बोनस क्वेश्चन है यार, करके जाओ, छोड़ना मत इसको, ठीक है। चलो अब आता है बच्चों हमारे पास, चैप्टर का नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सर ये फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है? देखो बच्चों बहुत सिंपल है, नाम में ही दिया हुआ है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऊपर आई हैं इसको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब अच्छे से स्टडी करना है ना। तो देखो क्या बोला फिनी एंड मिलर ने, फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिस्ट इन सेपरेटिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान। आपका कोई पर्पस है, उसके हिसाब से आप फैक्ट्स पढ़ रहे हो, अरेंज कर रहे हो उनको ग्रुप्स में अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, और फिर प्रेजेंट कर रहे हो उसको कन्वीनियंट और इजीली रेड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन फीचर्स क्या होंगे। जब आप एनालाइज करोगे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपके क्या क्या इसके मेन फीचर्स होंगे। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा, आइटम्स को बताना किस तरीके से, कन्वीनियंट और रेशनल ग्रुप्स में। तीसरा, कंपैरिजन आसान कर देना। अब कितने मेथड्स होते हैं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के? सावधान इंडिया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। कितने मेथड्स होते हैं? सबसे पहला होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, प्लीज ध्यान रखना बच्चों। एक्सटर्नल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? नाम में ही है एक्सटर्नल। ये एनालिसिस वो पार्टीज करती हैं जो हमारे बिजनेस से बाहर हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है, आउटसाइडर्स हैं। वो जो एनालिसिस करेंगे उसको एक्सटर्नल एनालिसिस बोलेंगे। एनालिसिस मेड बाय द पार्टीज हु आर आउटसाइडर्स फॉर द बिजनेस। दीज पार्टीज आर, कौन कौन सी पार्टीज हो सकती हैं? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं। इनके पास कोई डायरेक्ट रिकॉर्ड्स नहीं होते, और ये बेसिकली जो छपे छपाए रिकॉर्ड्स होते हैं ना, सेकेंडरी डेटा होता है, उससे ये बेसिकली एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर होता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस कौन करेगा? सोचो, इंटरनल एनालिसिस खुद मैनेजमेंट करेगा, इनसाइडर्स करेंगे जो अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इंटरनल लोग जब करते हैं तो उसको हम इंटरनल एनालिसिस बोलते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। इसमें डिफरेंस भी बहुत आता है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि सर हॉरिजॉन्टल या फिर डायनामिक एनालिसिस किसको बोलते हैं। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल का नाम डायनामिक है, वर्टिकल का नाम स्टैटिक है। हॉरिजॉन्टल का क्या नाम है? डायनामिक। वर्टिकल का क्या नाम है? स्टैटिक, ठीक है। तो HDVS याद रहेगा, HDVS, 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 हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, वर्टिकल, स्टैटिक, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? देखो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड। मतलब हम 2-3 साल का डेटा लेंगे और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। तो HD में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल फिगर्स लिखी जाएंगी 2012, 2013, 2014, तो कई सालों की मैं एक साथ रख के कंपेयर कर रहा हूं, तो इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल को ही डायनामिक बोलते हैं और इसी को हम लोग टाइम सीरीज या फिर ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? Figures for 2 or more years are contained in such type of analysis, ठीक है, परफेक्ट है। इसके जो आंसर्स हैं बच्चों, जो चेंज है बच्चों, वो एब्सोल्यूट फिगर्स में भी निकलता है और वो परसेंटेज फॉर्म में भी निकलता है, सही है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आ जाओ, इसके साथ साथ ही मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी रिवाइज करा देता हूं। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप क्या करते हो? सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? हॉरिजॉन्टल या फिर डायनामिक एनालिसिस का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, याद करो, इस तरीके से कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद बच्चों नोट नंबर, उसके बाद आपके पास ऐसे 4 कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, लेट सपोज मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स,
नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, उसके बाद एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा 2022 और यहाँ पे लिखा 2023। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे जो शेयर होल्डर फंड था वो था 10 लाख, ये 5 लाख, ये 5 लाख, ये 12 लाख, ये 8 लाख, और यहाँ पे आके हो गया है 15 लाख, ये हो गया है 10 लाख, ये है 5 लाख। ठीक है, ये हो गया है 20 लाख, ये हो गया है 10 लाख। ओके, तो पहले आप क्या करते हो, ए को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर का डेटा, बी को क्या बोलते हैं, करंट ईयर का डेटा, फिर सी कैसे निकलता है, बी माइनस ए, कि देखो चेंज कितना आया। बी माइनस ए मतलब कंपेयर कर रहा हूं, देखो 2 साल के फिगर्स को कंपेयर कर रहा हूं ना, 2 साल के फिगर्स को जब कंपेयर करता हूं तो इसी को तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बोल देते हैं, है ना। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ऐसे चल रहा है पूरा का पूरा चार्ट, तो b माइनस ए, 15 माइनस 10 कितना चेंज आया, 5 लाख का, 10 माइनस 5 कितना चेंज आया, 5 लाख का, 5 माइनस 5 सर कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही देखो 20 माइनस 12 कितना चेंज आया, 8 लाख का, 10 माइनस 8 कितना चेंज आया, 2 लाख का। अगर ये कम हो जाएगा तो देखो नेगेटिव में आ जाएगा, ये अपने आप ही कम हो जाएगा तो किसमें आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा, इसको सी को बोलते क्या है, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्यों, क्योंकि ये अमाउंट में है। डी होता है बच्चों परसेंटेज चेंज, डी क्या होता है, परसेंटेज चेंज। सर क्यों, क्योंकि ये बच्चों हमेशा परसेंटेज में होता है। निकलता कैसे है डी, सी अपॉन ए इंटू 100, 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो 1/2 टू 50% आ गया। देखो पहला वाला 50% आ गया, दूसरा वाला 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100%, तीसरे वाले में डैश कोई चेंज ही नहीं है। ये 8 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 जो भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 जो भी आएगा, ये आप परसेंटेज लिख दोगे। तो देखो मैंने ये क्या बनाया, ये मैंने बच्चों पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना दिया, जिसके अंदर डेटा याद रखना, पहले प्रीवियस ईयर का लिखना है, फिर करंट ईयर का लिखना है, फिर सी कैसे निकालना है, बी माइनस ए अमाउंट में है तो इसको एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं, डी परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज चेंज बोलते हैं। कैसे निकलता है, सी अपॉन ए इंटू 100। ये कौन सी एनालिसिस है, एचडी। एचडी का मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर डायनामिक। ओके बच्चों, अब ये तो हो गया बच्चों कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ऐसे ही कंपैरेटिव पी एंड एल भी बन जाता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी तुम्हारा साथ साथ ही रिवाइज हो गया। ऐसे ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी बन सकता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में भी आपको सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखना है, फिर नोट नंबर लिखना है, उसके बाद डेटा लिखना है। ठीक है, डेटा कितने कितने साल का आएगा, 2 साल का आपको गिवन होगा, आपको बस अरेंज करके वैल्यूज निकाल देनी है। ओके, ए का मतलब प्रीवियस ईयर का डेटा हो गया, बी का मतलब करंट ईयर का डेटा हो गया, सी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, इसको एब्सोल्यूट चेंज बोलना है, और डी कैसे निकलता है, सी अपॉन ए इंटू 100, इसको परसेंटेज चेंज बोलना है। ठीक हो गया बच्चों। ओके, अब सपोज ऐसा दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, उसके बाद आपको दे दिए इसने सीधा टोटल एक्सपेंसेस, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स 50%, और ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 10 लाख, अदर इनकम था 5 लाख, टोटल हो गया 15 लाख, टोटल एक्सपेंसेस आए 5 लाख, प्रॉफिट आ गया 10 लाख, 10 लाख पे 5 लाख का टैक्स, 5 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। ये प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ था। करंट ईयर का क्या क्या दिया हुआ है, करंट ईयर का इसने दिया सीधा 20 लाख, 15 लाख, ये हो गया 35 लाख, 35 में आप दिखा दो 20 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस, 35 माइनस 20 15 लाख, 7.5 लाख का टैक्स दे दिया, 7.5 लाख आपके पास बच जाएगा। तो देखो इस तरीके से प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा दिया हुआ है। अब माइनस कर लो इसको, 20 माइनस 10 इज 10 लाख का चेंज, 15 माइनस 5 इज 10 लाख का चेंज, 35 माइनस 15 इज
20 लाख का चेंज, 20 माइनस 5 इज 15 लाख का चेंज, 15 माइनस 10 इज 5 लाख का चेंज, 2.5 लाख, 2.5 लाख। देखो ये मैंने कौन सा चेंज निकाल दिया, एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिया। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखो बच्चों तो ये ऐसे चल रहा है ना, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल या फिर डायनामिक एनालिसिस बोलते हैं। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, C अपॉन A इंटू 100, 100%, C अपॉन A इंटू 100, 200%, 20 अपॉन 15 इंटू 100, 15 अपॉन 5 इंटू 100, ऐसे आप सारी परसेंटेज निकाल दोगे। 5 अपॉन 10 इंटू 100, 2.5 अपॉन 5 इंटू 100, 2.5 अपॉन 5 इंटू 100। तो यहाँ पे आप सारी परसेंटेजेस निकाल दोगे। ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी रिवाइज हो गए और हॉरिजॉन्टल का ये एग्जाम्पल है, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, देखो HDVS, अब पढ़ो जरा। अब देखो, अब तुम्हें और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। देखो 2 साल की हमने करी थी, इसीलिए इसको टाइम सीरीज या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। फिगर्स ऑफ 2 और मोर इयर्स आर कंटेन्ड इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस एंड दीज फिगर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, एक साथ रखते हैं। सच एनालिसिस इंडिकेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज नॉट ओनली इन एब्सोल्यूट फिगर्स बट ऑल्सो इन परसेंटेज फॉर्म्स। ठीक है, इसके अंदर कंपेरिजन करके चलते हैं। सही है बच्चों, क्लियर है? ओके, समझ गए सर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डायनामिक एनालिसिस भी बोला जाता है। चलो भाई सर, वर्टिकल एनालिसिस भी ऐसे ही बढ़िया तरीके से बता दो। अब देखो वर्टिकल या स्टैटिक किसको बोलते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंगल ईयर। बच्चों हम एक ही साल का एनालिसिस लेंगे, एक ही साल का वैल्यूज लेंगे और उसको on a particular date are reviewed and analyzed with the help of proper devices, जैसे रेशोज एक टाइम पे निकलती है ना। इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। प्लीज ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल अगर आ जाए तो वो VS का दूसरा नाम है। ठीक है, पहले वाला का नाम क्या था, डायनामिक बोलते थे या टाइम सीरीज बोलते थे। तो हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, टाइम सीरीज, ट्रेंड एनालिसिस, वर्टिकल, स्टैटिक, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ये याद रखना। इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों परसेंटेज टर्म्स में निकलती है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में निकलती है, परसेंटेज टर्म्स में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। मतलब कि ये अमाउंट में नहीं निकलती, ये सिर्फ परसेंटेज में हम लोग इसको दिखाते हैं। सर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या है, बता दो एक बार। आओ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल या फिर स्टैटिक या फिर, चलो बताओ क्या था तीसरा नाम, ये कमेंट सेक्शन में बोलो जरा, एक्टिव रहो फटाफट से। क्या पढ़ा था हमने तीसरा नाम, जल्दी जल्दी से मुझे बताना। अब देखो वर्टिकल में क्या होगा, ज्यादा कॉलम नहीं बनेंगे इसके अंदर, बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट सिखा देता हूं मैं आपको। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। ठीक है, अब तुम्हारे पास लेट सपोज 2023 का डेटा दिया हुआ है और 2024 का डेटा दिया हुआ है। 2023 और 2024 आपको ऐसा दो डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, ये बच्चों अमाउंट में डेटा है, आप क्या करोगे, इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करोगे। ओके, फिर से मैं वही लेता हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। लेट सपोज ये दिया है हमारे पास, नोट नंबर में तो कुछ आएगा नहीं, शेयर होल्डर फंड आ गया बच्चों सपोज 50 लाख, ये आ गया 30 लाख, ये आ गया 20 लाख, तो टोटल कितना आ जाएगा सर, टोटल आ जाएगा 100 लाख। ठीक है, नॉन करंट एसेट हैं 50 लाख, 50 लाख, टोटल कितना आ जाएगा 100 लाख, क्योंकि देखो बैलेंस शीट में टोटल तो दोनों साइड मैच ही होगा ना। ठीक हो गया, सही है। अब अगले साल में देखो क्या दिया हुआ है, 70 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख के ही अगले साल।
60 लाख, 40 लाख, 100 लाख कहीं अगले साल। अब देखो बच्चों, जब भी आपको भले ही 2 साल का डेटा दिया हुआ हो, लेकिन आपको कंपेयर 1 बाय 1 करके ही करना है। सर 1 बाय 1 करके कैसे कंपेयर करना है बच्चों? इसमें कॉमन साइज में क्या करते हैं, हम एक कॉमन बेस लेते हैं और उस बेस की रिस्पेक्ट में सारी फिगर्स को कंपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में जो बेस लेना है आपको, वो टोटल लेना है। बैलेंस शीट में जो बेस लेना है वो टोटल लेना है। सर बेस का मतलब समझे नहीं? देखो, सबसे पहले हम 2023 का कॉमन साइज कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? तो हम 2023 का परसेंटेज चेंज निकालने की कोशिश करेंगे, फिर हम 2024 का परसेंटेज चेंज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, आपको देखना है कि शेयर होल्डर फंड कितना है, 50, टोटल से कंपेयर कर दो। तो आप बोलोगे 50, टोटल कितना था, अपॉन 100 इंटू 100, 50% आ गया। ये कितना है, 30 अपॉन टोटल कितना है, 100 इंटू 100, 30% आ गया। ये कितना है, 20 अपॉन 100 इंटू 100, 20% आ गया। आप देख रहे हो, मैं सारी की सारी टर्म्स को इस बेस से, बेस का मतलब टोटल से कंपेयर कर रहा हूं। तो बैलेंस शीट में हमेशा बेस टोटल को लेना है, ठीक है? अब यहां देखो, यहां पे 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये तो 100% ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 50 अपॉन 100 इंटू 100, 50%। सिमिलरली इसमें भी यही आएगा 50%। 100 अपॉन 100 इंटू 100, 100%। तो देखो ये 2023 का मैंने कॉमन साइज स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है? अभी 2024 का ऐसे ही बनाओ। तो 2024 का ये वाले फिगर्स लोगे, 70 अपॉन 100 इंटू 100, 70%, 10 अपॉन 100 इंटू 100, 10%, 20 अपॉन 100 इंटू 100, 20%। ये हमेशा 100% आता है, 60%, 40%, 100%। देख रहे हो? तो मैंने ये क्या बनाया, मैंने ये बच्चों ऐसे करी एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस या फिर स्टैटिक एनालिसिस, ठीक हो गया? या फिर क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक हो गया बच्चों? परफेक्ट हो गया। चलो सर, अब देखो जरा, देखो जरा इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार दोबारा से बता दूं आपको। देखो, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस financial statements for a single year, ठीक है, are reviewed and analyzed, hence it is a cross sectional analysis, ठीक है? इसके अंदर मेनली परसेंटेजेस टर्म्स में आती हैं टू टोटल, ओके? सही हो गया। और इसका एग्जांपल्स क्या हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज P&L भी आप बना सकते हो, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी आप बना सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना बच्चों, अगर आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो तो टोटल को बेस लेना है। इसी तरीके से अगर कॉमन साइज P&L बनाओगे तो फिर वहां पे बेस किसको लेना है, वहां पे बेस लेना है RFO को, वहां पे बेस किसको लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, ठीक है? सपोज मुझे इसका कॉमन साइज बनाना है, लो आ जाओ, सपोज करो मुझे इसका कॉमन साइज बनाना है। लो बस यही दिया हुआ है आपको, दिया है 2000, रुक जा यार, आपको दिया है 2023 का डेटा, 2 साल का भी दे सकता है तो आपको आता है। आपको कॉमन साइज P&L बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इस बार आप क्या बोलोगे, परसेंटेज चेंज 2023। और अब आपको फिर से क्या करना है, बेस किसको लोगे सर, वहां पे तो टोटल को लिया था, यहां टोटल को नहीं लेना, यहां पे बेस लेना RFO को। तो 10 अपॉन 10 इंटू 100, ये तो 100% आ जाएगा, ठीक है? 5 अपॉन 10 इंटू 100, 50% आ जाएगा। ऐसे ही 15 अपॉन 10 इंटू 100, 150% आ जाएगा, ठीक है? फिर 5 अपॉन 10 इंटू 100, 50% आ जाएगा। 10 अपॉन 10 इंटू 100, 100% आ जाएगा। 5 अपॉन 10 इंटू 100, 50% आ जाएगा। फिर ये 5 अपॉन 10 इंटू 100, 50% आ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाओगे तो बेस की मदद से सब निकलता है। ये बेस बैलेंस शीट में टोटल लेना है और ये बेस P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लेना है।
ठीक है, डन हो गया, डन सर। आई गेस आपको एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लो एक बार, ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हो आप, 2 या 2 से ज्यादा साल का काम करते हो, कंपैरेटिव में देखा। वर्टिकल में आप 1 अकाउंटिंग पीरियड, सिंगल ईयर का भी काम करते हो। हॉरिजॉन्टल में आप क्या करते हो, सेम आइटम की स्टडी करते हो 2 सालों में, है ना। जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स कंपेयर करा 2 साल का, फिर नॉन करंट लायबिलिटी कंपेयर करी। इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट आइटम्स की स्टडी करते हो 1 साल की। यहां पे जो वैल्यू आती है वो अमाउंट में भी आती है, यानी एब्सोल्यूट में, परसेंटेज में भी आती है। यहां पे सिर्फ परसेंटेज में आती है। इसको टाइम सीरीज बोलते हैं, उसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए बच्चों कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, उसके एग्जांपल्स हो गए कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों एक छोटा सा एनालिसिस, इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। सर इंट्रा फर्म क्या है, इंटर फर्म क्या है? देखो, इंट्रा फर्म होता है जब विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन हो रहा हो, यानी एक ही फर्म के अंदर अंदर, मैं अपनी फर्म के अंदर अंदर अपना डेटा कंपेयर कर रहा हूं, तो उसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। इंटर फर्म क्या होगा, जब एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन कर रहा हूं, कि ए फर्म बी फर्म से, बी फर्म सी फर्म से, इसको इंटर फर्म या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, एक जगह लिख के ये भी चिपका लेना बेटा आपने कहीं वॉल पे। ठीक है, चलो सर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं बच्चों, तुम कोई भी 3 याद रख सकते हो, एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ताकि हमें हमारी अर्निंग कैपेसिटी पता लग सके। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम अर्निंग कैपेसिटी देख सकते हैं, हम अपनी सॉल्वेंसी देख सकें, सॉल्वेंसी का मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशन, हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देख सकें कि हम कहाँ स्ट्रांग है, हम कंपैरिजन कर सकें दूसरी फर्म्स के साथ, हम अपनी कैपेबिलिटी देख पाएं कि हम पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा भी है या नहीं है, तो ये सब एनालिसिस से पता चलता है। हम ये देख पाएं कि बिजनेस का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, हम प्रॉफिट्स बढ़ा भी रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपनी एफिशिएंसी देख पाएं। देखो, अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो बुक्स में दिखेगा कि अच्छा चल रहा है बिजनेस, इसका मतलब हम एफिशिएंसी से परफॉर्म कर रहे हैं, हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, अब कहाँ पे यूज होती है फाइनेंशियल एनालिसिस? ये जो आपने रेशियोज पढ़ा, कैश फ्लो पढ़ा, कंपैरेटिव कॉमन साइज पढ़ा, क्यों कहाँ पे यूज होगा? डिसीजंस लेने के लिए, क्रेडिट डिसीजंस यानी उधार के डिसीजंस लेने के लिए, डिविडेंड डिसीजंस लेने के लिए कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है, बिजनेस का ट्रेंड चेक करने के लिए, है ना। बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस में ये चीजें यूज होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे तरीके से इफेक्टिवनेस चेक कर सकता है ना। देखो, सबसे पहले आता है मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये तो समझ में आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैनेजमेंट कैन मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस एंड डिटरमाइन द एडवाइजेबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग न्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्वेस्टर ये देख सकता है कि बिजनेस कैसा काम कर रहा है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस एक्चुअल में इन्वेस्टेबल भी है या नहीं है। आजकल तो वैसे ही शार्क टैंक का जमाना है, देखते हो ना टीवी पे, वो फाइनेंशियल्स पूछते हैं, अलग अलग रेशियोज पूछते हैं, एबिटा पूछते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रेडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो लोन दे या ना दे आपको, है ना। गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस टाइम से भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसीलिए चेक करती हैं कि लोन दे या ना दे। एम्प्लॉइज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्जिन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, टैक्स अथॉरिटीज के लिए आपके टैक्सेस चेक करने के लिए, रिसर्चर्स के लिए ताकि वो रिसर्च कर पाए, तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या लिमिटेशंस होते हैं? तो बच्चों बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है, कई बार इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये सारी चीज़ें। विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब अकाउंट्स में कई बार मैनिपुलेशंस होता है, नंबर में ऊपर नीचे होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, है ना। ये सब इसके लिमिटेशंस में आ जाएगा। अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कई बार यूज़ हो जाती हैं अलग अलग सालों में, राइट। पर्सनल जजमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। अब कोई डेप्रिसिएशन का एसएलएम लगा रहा है, कोई डब्ल्यूडीवी लगा रहा है, ऐसे इन्वेंट्री के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो ये सब इसके डीमेरिट्स लिखे हुए हैं, कोई भी आप 3 याद रख सकते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करता ये। क्वालिटेटिव का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में, तब भी लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना, वो भी ये मेजर नहीं करता। तो ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, कोई भी 3 लिमिटेशंस आपको याद होने चाहिए। तो गाइज, चैप्टर नंबर 1 पूरा रिवाइज करा,
चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया। चैप्टर नंबर 2 के साथ साथ मैंने आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज का फॉर्मेट्स, कंपैरेटिव कॉमन साइज का एक एक क्वेश्चन भी दिखा दिया, वो भी रिवीजन हो गया। अब उसकी एक बार थियरी देख लो बस फटाफट से। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बेसिकली बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को हम कंपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर को और करंट ईयर को, और एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म्स दोनों में करता है। ठीक है, देखो जरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट मैंने आपको बना के दिखा दी। इनकम स्टेटमेंट में क्या करेगा? P&L को कंपेयर करेगा। कॉमन साइज में क्या करता है? सिर्फ परसेंटेजेस में कन्वर्ट करता है कॉमन बेस लेके। वो कॉमन बेस बैलेंस शीट में टोटल होता है, P&L में क्या होता है? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सही हो गया बच्चों? तो ये था हमारे पास एक पूरा का पूरा क्विक रिवीजन। क्विक में भी काफी टाइम लग गया, डिटेल में ही शुरू हो गया था मैं तो पढ़ाना, तो बट मजा आया होगा आप लोग को। 1 2 3 4 आपका पूरा रिवाइज हुआ होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको यहाँ पे मिले होंगे। इसके क्वेश्चंस भी आप साथ साथ ही लगा लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बड़े तो आने ही नहीं है। 4 नंबर का कंपैरेटिव कॉमन साइज का आएगा, तो आपके पास जो भी बुक है कोई भी 2 2 3 3 क्वेश्चन आप कंपैरेटिव कॉमन साइज के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जो 2 सैंपल पेपर दूंगा उसमें भी कंपैरेटिव कॉमन के क्वेश्चंस तो होंगे ही, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको मजा आ जाएगा। ऑलराइट, तो आज के लिए क्विक रिवीजन इतना ही। इट वॉज अ लॉन्ग डे, और शायद अभी तो आप लोग तो पढ़ोगे 12-1 बजे तक, तो आराम से पढ़ाई करो। कल सुबह 10 बजे फिर से शुरू करेंगे और बहुत कुछ कल भी मेहनत करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।